हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पार्ट टू सक्सेस में। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए इंडियन हिस्ट्री का एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। ठीक है, वो रहेगा फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में या फ्रेंच पावर इन इंडिया के बारे में। ठीक है, इससे पहले मैं 2 लेक्चर इस पे बना चुका हूँ, जिसमें हमने पोर्चुगीज़ के बारे में डिटेल से पढ़ा था। उसके बाद हमने इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में डिटेल से पढ़ा था। ठीक है, तो आज हम फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो फ्रेंच थे वो क्या थे, वो मेजर मेजर यूरोपियन पावर थी जो कि भारत में आई थी। कब आई थी? 17th सेंचुरी में। ठीक है, और इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो क्या था? यहाँ पे ट्रेड करना। ठीक है, ये इनका मेन ऑब्जेक्टिव था, और चैलेंज करना जो अथॉरिटी यहाँ से पहले ही डोमिनेट कर रही थी, जैसे कि ब्रिटिशर्स थे, डच थे, उनको जो था उनकी डोमिनेंस को जो था वो चैलेंज करना, उनको उनकी डोमिनेंस को कम करना। ठीक है, और इन्होंने जो था वो अपनी कंपनी का नाम रखा था फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी या कंपनीज डीज इंडीज ओरिएंटल्स। ठीक है, और ये जो फाउंड हुई थी 1664 में। किसने फाउंड की थी? जीन बैपिस्ट कोलबर्टर ने। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखोगे, जैसा कि यहाँ पे लिखा है इंट्रोडक्शन में, क्या द फ्रेंच वर दी वन ऑफ द मेजर यूरोपियन पावर टू अराइव इन इंडिया। ठीक है, जो फ्रेंच थी वो मेजर यूरोपियन पावर थी जो कि भारत में आई थी। कब आई थी? 17th सेंचुरी में। ठीक है, इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो क्या था? एस्टेब्लिश करना किस चीज़ का? ट्रेड का। ठीक है, और चैलेंज करना किसको? जो डोमिनेंस, जो यूरोपियन पावर पहले से यहाँ पे थी, जैसे ब्रिटिशर्स थे, डच थे, उनको चैलेंज करना। ठीक है, और इन्होंने जो था अपनी कंपनी का नाम रखा था फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी या कंपनीज डी इंडीज ओरिएंटल्स। ठीक है, ये जो फाउंड होती है 1664 में होती है, और कौन करते हैं? जीन बैपिस्ट कोलबर्ट। ठीक है, ये जो है इनके फाउंडर होते हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखोगे ये नाम, जीन बैपिस्ट कोलबर्ट, और कब फाउंड होती है? 1664 में, और कंपनी का नाम क्या था? ठीक है, और ये कब आते हैं? ये 17th सेंचुरी में आते हैं, मतलब 1664 में। ठीक है, आगे हम देखते हैं फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। तो सबसे पहले ये जो एस्टेब्लिश होती है, ये कब होती है? 1664 में होती है, और फाउंडर कौन होते हैं? जीन बैपिस्टे कोलबर्ट। ठीक है, ये जो है इनके फाउंडर होते हैं, और इनका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पे होता है? वो पेरिस, फ्रांस में। ठीक है, पेरिस में होता है, फ्रांस में। ठीक है, इनका जो मेन एम होता है वो क्या होता है कि यहाँ पे आके ट्रेड करना। कहाँ पे? ईस्ट इंडीज में। ईस्ट इंडीज जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, ईस्ट इंडीज में आगे जैसे कि भारत आ गया, इंडिया आ गया, चाइना आ गया, और साउथ ईस्ट एशिया आ गया। ठीक है, यहाँ पे ट्रेड करना और compete करना किसको? जो पहले से ही यहाँ पे इनके राइवल्स बैठे हैं, इंग्लिश बैठे हैं, डच बैठे हैं, ठीक है, पोर्चुगीज बैठे हैं, उनको जो है compete करना। ठीक है, और प्रिविलेज क्या थे कि प्रिविलेजेस क्या थे? प्रिविलेजेस जो इनको मिले थे कि इनको परमिशन मिली थी क्या? कि 50 साल तक मोनोपोली मिली थी इनको ट्रेड करने की। कहाँ पे? ईस्ट इंडीज में। ठीक है, कि भारत में, साउथ ईस्ट एशिया में, ठीक है, चाइना में, और राइट मिले थे किस चीज़ के? राइट टू वेज वॉल। ठीक है, और अक्वायर करने की, टेरिटरी को अक्वायर करने के राइट्स इनको मिले थे, और नई फोर्टिफिकेशन करने के इनको राइट्स मिले थे। ठीक है, तो ये जो थे नए नए फोर्ट्स बना सकते थे। ठीक है, तो ये प्रिविलेजेस इनको मिले थे। क्या? 50 साल की मोनोपोली मिली थी इनको किस चीज़ की? ट्रेड करने की। कहाँ पे? ईस्ट इंडीज़ में, मतलब साउथ ईस्ट एशिया में, भारत में और चाइना में। और राइट टू वेज वॉर मिले थे, और अक्वायर की थी इन्होंने टेरिटरी अक्वायर करने के इनको प्रिविलेजेस मिले थे, और फोर्टिफिकेशन के इनको प्रिविलेजेस मिले थे। ठीक है, अब हम आगे जानते हैं कि जो मेजर फ्रेंच सेटलमेंट्स थी वो कहाँ कहाँ थी भारत में। ठीक है, तो मेजर फ्रेंच सेटलमेंट भारत में कहाँ कहाँ थी? तो सबसे पहले थी सूरत में। कब? 1668 में। सूरत जो कि गुजरात में है। ठीक है, यहाँ जो है वो फ्रेंच जो है अपनी पहली फैक्ट्री लगाते हैं भारत में। कहाँ पे लगाते हैं? सूरत में फर्स्ट फैक्ट्री एस्टेब्लिश करते हैं ये। ठीक है, 1668 में। ठीक है, उसके बाद इनकी जो अगली फैक्ट्री है वो लगती है मसूलीपट्टनम में। वो लगती है 1669 में। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में। ठीक है, और ये जो है एक कोस्टल ट्रेडिंग पोर्ट होता है इनका। ठीक है, कोस्टल ट्रेडिंग पोर्ट होता है कहाँ पे? मसूलीपट्टनम में। उसके बाद आते हैं ये पौंडीचेरी में। ठीक है, जिसको आज पुडुचेरी कहा जाता है, 1674 में। ठीक है, जो कि तमिलनाडु में का पार्ट है। ठीक है, ये जो है कैपिटल होती है किसकी? फ्रेंच की। पौंडीचेरी जो है कैपिटल घोषित कर देते हैं फ्रेंच की भारत में। ठीक है, उसके बाद चंदन नागौर में ये फैक्ट्री लगाते हैं 1690 में, जो कि है वेस्ट बंगाल में। ठीक है,
उसके बाद माहे में कब लगाते हैं? 1725 में, ठीक है, जो कि केरला का पार्ट था, ठीक है। उसके बाद यानम में लगाते हैं 1731 में, जो कि आंध्र प्रदेश का पार्ट था, ठीक है। ये जो थे काफ़ी फेमस ट्रेडिंग सेंटर थे इनके। एक और बच गया करिकाल, ठीक है, यहाँ पे लगाते हैं 1739 में, ठीक है। ये जो है तमिलनाडु का पार्ट था, ठीक है। तो यहाँ पे ये इनकी सेटलमेंट थी, या ये इनकी ट्रेडिंग पोर्ट्स थे या फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश करते हैं। पर आपको जो ध्यान रखना है वो ये रखना है कि जो पहली है वो कब लगाते हैं? 1668 में। कहाँ पे? गुजरात में, मतलब गुजरात स्टेट में। कहाँ पे? सूरत में, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखोगे। अब आगे हम देखते हैं जो कुछ गवर्नर्स थे इनके, उनके बारे में जानते हैं थोड़ा सा। जो सबसे पहले गवर्नर्स थे वो कौन थे? फ्रांसियोस कैरोन, ठीक है, जिनका पीरियड है 1668 से लेके 1672 तक। ये क्या करते हैं? ये पहली फैक्ट्री लगाते हैं सूरत में। कब लगाते हैं? 1668 में, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ठीक है। उसके बाद आते हैं फ्रांसिस्को मार्टिन, ठीक है। ये आते हैं 1674 से लेके 1706 तक। ये जो है ये फाउंडर है कि कहाँ के? पौंडीचेरी के। जो पौंडीचेरी है उसकी फाउंडेशन यही रखते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं दुमास, ठीक है, 1735 से लेके 1741, ठीक है। यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट गवर्नर्स के बारे में ही डिस्कशन कर रहा हूँ। बीच में और भी रहे हैं, उनके बारे में हम नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इनका जो इनकी जो अचीवमेंट्स हैं, इनके इवेंट्स क्या हुए हैं इनके दौरान, इन्होंने एक्सपेंड किया फ्रेंच की इन्फ्लुएंस को। कहाँ पे? कर्नाटिक रीजन में, ठीक है। कर्नाटिक रीजन में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया, ठीक है, जिस कारण जो था वो 3 कर्नाटिक वॉर्स भी होती हैं, जिनको हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद जैसे ही डुप्लिक्स आते हैं, जोसेफ फ्रांसिस्को डुप्लिक्स आते हैं, तो ये क्या करते हैं? ये जो लड़ाइयाँ लड़ते हैं, कौन सी? कर्नाटिक वॉर्स लड़ते हैं, ठीक है, किसके साथ? ब्रिटिशर्स के साथ। और ये जो है एक्सपेंशन करते हैं फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में, ठीक है। ये इनका टाइम पीरियड है 1742 से लेके 1754 तक। उसके बाद आते हैं काउंट डे लेली। काउंट डे लेली आते हैं 1758 से लेके 1761 तक। और ये जो है ये हार जाते हैं बैटल ऑफ वॉन्डिवॉस, ठीक है। वॉन्डिवॉस का युद्ध, इसमें जो है ये हार जाते हैं, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखोगे। इसके बाद हम देखते हैं जो पॉलिसी कैसी थी फ्रेंच की एक्सपेंशन की, ठीक है। तो डुप्लिक्स जो था वो मेन गवर्नर था, किसका? फ्रेंच का, ठीक है। उन्होंने जो था वो की रोल प्ले किया था इंडियन रीजनल पॉलिटिक्स में अपना, ठीक है। उन्होंने ही क्या किया था? वो मतलब मोस्ट नोटेबल गवर्नर था, किसका? ये फ्रेंच का, ठीक है। इसने ही सेंट्रल रोल प्ले किया था किस चीज़ के लिए? कि इंडियन रीजनल पॉलिटिक्स में अपनी इन्फ्लुएंस को गेन करने में, ठीक है। इन्होंने यूज़ किया किस चीज़ का? डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का यूज़ किया, ठीक है, जो कि मेनली ब्रिटिशर्स ने अपनाई थी कि जो यहाँ के लोकल रूलर्स हैं उनको डिवाइड कर दो, ठीक है, आपस में उलझा दो, लड़ा दो, और जो उनके उनसे एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स हैं वो अपने पास ले लो, ठीक है। तो यही पॉलिसी जो थी वो ब्रिटिशर्स ने भी यूज़ की थी, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, ठीक है। और सपोर्ट किया था इंडियन रूलर्स को इन सक्सेशन टू डिस्प्यूट टू गेन कंट्रोल। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपस में इंडियन रूलर्स को एक दूसरे को सपोर्ट करते थे, वैसे तो फिर आपस में उनको लड़ा देते थे, ठीक है, ताकि वो अपना कंट्रोल यहाँ पे उनके ऊपर थोप सकें, ठीक है। और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो था उनसे ले सकें और खुद यहाँ पे रूल कर सकें, ठीक है। तो ये कुछ पॉलिसीज इन्होंने अपनाई थी, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कार्नेटिक वॉर्स के बारे में, ठीक है। 3 कार्नेटिक वॉर्स हुई हैं, कब से कब? 1746 से लेकर 1763 तक, ठीक है। 3 कार्नेटिक वॉर्स देखी गई हैं, किसके बीच में? ब्रिटिशर्स और फ्रेंच के बीच में, ठीक है। कि किस चीज़ के लिए? जो सुप्रीमेसी, मतलब जो सबसे शक्तिशाली शक्ति के रूप में उभर के कौन आता है? कहाँ पे? साउथ इंडिया में, ठीक है, साउथ इंडिया में, ठीक है। तो ये जो कर्नाटिक वॉर थी, ये मतलब जो फ्रेंच और इंग्लिश थे ये यहीं पे राइवल नहीं थे। ये इनकी राइवलरी जो था वो पहले से ही चली आती है, कहाँ पे? यूरोप में, ठीक है। वहाँ पे भी इनकी राइवलरी देखी जाती है। जिन यही जो राइवलरी है मेन कारण बनती है किसकी? कर्नाटिक वॉर्स में, मतलब देखी जाती है। सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट कर्नाटिक वॉर की, जो की हुई है 1746 से लेकर 1748 के बीच में, ठीक है। और इसका जो मेन कारण था, जो ऑस्ट्रेलियन वॉर ऑफ सक्सेशन हुआ था, ठीक है, ये इसका मेन कारण था। मतलब फर्स्ट कार्नाटिक वॉर का जो मेन कारण था या कॉज था वो था ऑस्ट्रेलियन वॉर ऑफ सक्सेशन। तो ये आप ध्यान में रखोगे, ऑप्शन में पूछ लिया जाता है, तो ये आप ध्यान में रखोगे, ठीक है। क्योंकि ऑस्ट्रेलियन वॉर ऑफ सक्सेशन शुरू हो जाता है कहाँ पे? यूरोप में। ये जो था ये मेन कारण होता है
किस चीज़ का? पहली कर्नाटिक वॉर का, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो फ्रेंच है वो कैप्चर कर लेते हैं मद्रास को, किससे? ब्रिटिशर्स से, ठीक है। मतलब डुप्लिक्स जो है वो कैप्चर कर लेता है मद्रास को, किससे? इंग्लिश से। तो ये भी एक कारण था। रिजल्ट में क्या होता है कि बाद में एक ट्रीटी साइन होती है इनके बीच में, ट्रीटी ऑफ एक्सिला चापेल, ठीक है। 1748 में ट्रीटी होती है और मद्रास जो है वो रिटर्न कर दिया जाता है, वापिस कर दिया जाता है, किसको? ब्रिटिशर्स को। तो ये आप ध्यान में रखोगे, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इन कर्नाटिक वॉर्स के ऊपर काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। अब हम जानते हैं सेकंड कर्नाटिक वॉर, ठीक है, जिसका टाइम पीरियड है 1749 से लेके 1754, ठीक है। इनका जो कॉज था वो क्या था? जो सक्सेशन ऑफ डिस्प्यूट, मतलब हैदराबाद और कर्नाटक के जो नवाब थे या जो भी रूलर्स थे, उनके सक्सेशन के लिए ये जो है, उनकी सक्सेशन की वजह से ये लड़ाई की शुरुआत होती है। जो फ्रेंच थे वो सपोर्ट करते हैं किसको? मुजफ्फर जंग को और चांद साहिब को, ठीक है। और जो ब्रिटिशर्स होते हैं वो किसको सपोर्ट करते हैं? वो नसीर जंग को और मोहम्मद अली को नवाब के तौर पे सपोर्ट करते हैं। फ्रेंच किसको करते हैं? मुजफ्फर जंग को, जो कि हैदराबाद का रूलर होता है, और जो कर्नाटक का रूलर होता है वो चांद साहिब होते हैं। ये कर्नाटक के रूलर हैं कौन? चांद साहिब। इनको जो है सपोर्ट करते हैं कौन? फ्रेंच, ठीक है। और ब्रिटिशर्स कौन किसको करते हैं? ब्रिटिशर्स सपोर्ट करते हैं नसीर जंग, जो कि हैदराबाद का रूलर होता है, और मोहम्मद अली जो है वो कर्नाटक के रूलर होते हैं, इनको सपोर्ट करते हैं, ठीक है। इसमें क्या रिजल्ट में निकल के आता है कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो जीत जाते हैं, ठीक है। तो चांद साहिब को जो है मार दिया जाता है, ठीक है। और डुप्लिक्स को जो है यहाँ से वापस बुला लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ से जो है डुप्लिक्स का मतलब डुप्लिक्स को जो है वापस कहाँ पे बुला लिया जाता है? फ्रांस में बुला लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ से ही डुप्लिक्स की सुप्रीमेसी जो थी वो खत्म हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं थर्ड कर्नाटिक वॉर, ठीक है। थर्ड कर्नाटिक वॉर हुई थी 1758 से लेकर 1763 में, ठीक है। इसका जो मेन कारण था वो क्या था? वो 7 इयर्स वॉर जो शुरू हो गया था किस किस के बीच में? फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में। ये जो है मेन कारण होता है, मेन कॉज होता है थर्ड कर्नाटिक वॉर का, ठीक है। इनकी टाइमलाइन जो टाइम पीरियड है वो भी पूछा जाता है मैच ऑफ द फॉलोइंग में या स्टेटमेंट में पूछ लिया जाएगा, ठीक है। स्टेट पीसीएस में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, तो ये भी आप ध्यान में रखोगे, ठीक है। कर्नाटिक वॉर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और इनका कॉज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थर्ड का जो कॉज था वो है 7 ईयर वॉर होता है फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में, ठीक है। और क्या होता है? एक बैटल होती है इनके बीच में, बैटल ऑफ वॉन्डिवॉस, ठीक है, 1760 में होती है, ठीक है। जिसमें ब्रिटिशर की तरफ से जो ब्रिटिश गवर्नर होते हैं वो आयरकूट होते हैं, और ये जो है डिफीट कर देते हैं, हरा देते हैं किसको? जो फ्रेंच के गवर्नर्स होते हैं, काउंट डे लिली जो होते हैं वो फ्रेंच गवर्नर होते हैं, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स जो है यहाँ पे जीत जाते हैं और फ्रेंच हार जाते हैं। यहीं से जो है वो फ्रेंच की सुप्रीमेसी यहाँ पे खत्म हो जाती है, ठीक है। और इसी के रिजल्ट में क्या होता है? एक ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ पेरिस, ठीक है। ट्रीटी ऑफ पेरिस होती है किस किस के बीच में? ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में, ठीक है। तो फ्रेंच जो है वो सारी पॉलिटिकल पावर भारत में या इसी ट्रीटी के साथ खो देते हैं और वापस चले जाते हैं कहाँ पे? फ्रांस में, ठीक है। पर कुछ टेरिटरीज जो थी वो फ्रेंच के पास रहती है, जैसे कि पौंडीचेरी रहती है, चंद्रनागौर रहती है, करिकाल रहती है, माहे रहती है, यनम रहती है, ठीक है। तो ये टेरिटरीज जो थी फ्रेंच के पास रहती है, ठीक है। एक और ट्रीटी होती है, वो होती है 1754 में, जो कि होती है ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी। ये भी आप ध्यान में रखोगे, ये सेकंड कर्नाटिक वॉर के दौरान हुई थी, ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी, ठीक है। ये भी आप ध्यान में रखोगे क्योंकि कई बार ये ट्रीटीज भी मैच ऑफ द फॉलोइंग में पूछ ली जाती है। तो पहली में कौन सी हुई थी? जो पहला कर्नाटिक वॉर हुआ था इसमें हुई थी ट्रीटी ऑफ एक्सला चापेल 1748 में। दूसरी में हुई थी ट्रीटी ऑफ पेरिस, ठीक है, सॉरी, दूसरी में हुई थी ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी 1754 में, और थर्ड में हुई थी ट्रीटी ऑफ पेरिस 1763 में। तो ये ट्रीटीज भी आप ध्यान में रखोगे, इनकी टाइमलाइन भी ध्यान में रखोगे। अब हम देखते हैं कि जो कॉज था वो क्या था, किस चीज का? फ्रेंच की हार का भारत में, ठीक है। तो सबसे पहला जो कॉज था वो क्या था? लैक ऑफ नेवल सपोर्ट, ठीक है। ब्रिटिशर्स के पास जो था स्ट्रॉन्ग नेवल पावर थी, इतनी स्ट्रॉन्ग नेवल पावर किसके पास नहीं थी? फ्रेंच के पास। यही भी इनके हार का कारण बना, ठीक है। लैक ऑफ फंड्स भी दूसरा कारण था मेनली, जैसे कि जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो फाइनेंशियली इतनी स्ट्रांग नहीं थी, पर
जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग थी। उनको जो थी वो उन फाइनेंशियली मतलब बैकअप था उनके पास, ठीक है। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनको सपोर्ट करती थी, ठीक है। पुअर कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो जो फ्रेंच थे, फ्रेंच की अथॉरिटीज़ थी, उनके उनके बीच में फ्रेंच की अथॉरिटी जो थी भारत में, उनके बीच में अच्छा कोऑर्डिनेशन नहीं था। ये भी इनके डिफीट का, हार का एक कारण बना। चौथा जो है वो ब्रिटिश पॉलिटिकल डिप्लोमेसी, मतलब ब्रिटिश की जो डिप्लोमेसी थी वो क्या थी, काफ़ी इफेक्टिव थी। इसके साथ वो डिप्लोमेसी करते थे भारतीय रूलर्स के साथ, जो कि मेन कारण बना फ्रेंच की हार का भारत में, ठीक है। अगला जो कारण है वो है स्ट्रॉन्ग ब्रिटिश लीडरशिप या ब्रिलियंट ब्रिटिश लीडरशिप, ठीक है। जो ब्रिटिश के गवर्नर्स थे वो काफ़ी कैपेबल थे, ठीक है, एज कंपेरिजन टू फ्रेंच के जो भी गवर्नर्स थे। फ्रेंच के एक ही गवर्नर जो थे वो काफ़ी स्ट्रांग थे, वो थे डुप्लिक्स, और एक काउंट डे लिली, वो भी काफ़ी स्ट्रांग थे। बाकी कोई भी इतने स्ट्रांग गवर्नर नहीं थे, ठीक है। तो ये भी इनके डिक्लाइन का कारण बना या डिफीट का, हार का कारण बना, ठीक है। आगे है, क्या है कि जो जियोग्राफिकल डिसएडवांटेज क्या थी कि जो फ्रेंच थे वो जो थे वो क्या के थे, वो आपस में ही बिखर गए थे, ठीक है। और जो ब्रिटिशर्स के जो सेंटर थे वो क्या थे, वो मेनली कोस्टल एरियाज में थे। और जो फ्रेंच के थे वो कहाँ पे थे, वो मेनली इंटीरियर ऑफ द पार्ट में थे, ठीक है। मतलब कोस्टल एरिया के साथ इतने नहीं थे। तो ये भी ज्योग्राफिकल डिसएडवांटेज मिली फ्रेंच को। और इंग्लिश के पास ये एडवांटेज थी कि वो ट्रेड अच्छे से कर पाते थे, ठीक है, जिससे कि उनके पास काफ़ी ज़्यादा रिवेन्यू इकट्ठा होता था, ठीक है। तो ये ही इनके कारण बने हार के, ठीक है। अब देखते हैं डिक्लाइन और एंड। मतलब क्या होता है कि जो 1763 के बाद है वो फ्रेंच का इन्फ्लुएंस जो है वो बेसिकली किस चीज़ में रहता है, सिर्फ कमर्शियल, मतलब प्योरली ये कमर्शियल कंपनी रह जाती है, ठीक है। और इनके पास कोई भी पॉलिटिकल राइट नहीं रहते हैं, ठीक है। इनके पास जो 5 स्मॉल टेरिटरीज थी वही रह जाती है, जो कि मैंने आपको बताई कौन कौन सी। एक तो मैंने पौंडीचेरी बताई, ठीक है, पौंडीचेरी होगी। दूसरी थी चंद्र नागौर, ठीक है, चंद्र नागौर थी, ठीक है। तीसरी थी करिकाल, करिकाल जो थी। चौथी थी माहे, और पांचवी थी यानम, ठीक है। यहीं पे जो है कंट्रोल रहता है किसका, फ्रेंच का। बाकी कहीं पे भी इनका कंट्रोल नहीं रहता है। और ये क्या होते हैं, फाइनली जो है ये जो टेरिटरीज थी ये मर्ज हो जाती हैं किससे, फ्रेंच से छूट के भारत में, कब, 1954 में, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखोगे, ठीक है। ये जो 5 टेरिटरी हैं भारत में शामिल होती है 1954 में, ठीक है। ये आज़ादी के बाद भारत में शामिल शामिल हुई है, इससे पहले ये फ्रेंच का पार्ट होती थी, ठीक है। अब जो समरी की बात करते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा आज, तो सबसे पहले हमने फाउंडर देखे, मतलब फाउंड कब हुई फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, वो हुई थी 1664 में। फाउंडर कौन थे, जीन बैपिस्ट कोलबर्ट जो थे फाउंडर थे। इनकी कैपिटल थी पौंडीचेरी, ठीक है। इंपॉर्टेंट गवर्नर्स कौन कौन से थे, फ्रांसिसो मार्टिन और डुप्लिक्स लेली, ये जो तीन थे, मतलब काउंट डे लेली और डुप्लिक्स जो थे, ये तीन जो थे इंपॉर्टेंट गवर्नर्स थे। इनकी मेन वॉर हुई कौन सी, कर्नाटिक वॉर देखी हमने, जो कि 3, ठीक है। पहली में कौन सी ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ एक्स ला चापेल 1748 में होती है। दूसरी में होती है ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी 1754 में। और तीसरी में होती है ट्रीटी ऑफ पेरिस 1763 में, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखोगे। और एंड ऑफ पावर, मतलब जो ट्रीटी ऑफ पेरिस होती है 1763 में, यहीं से इनका अंत जो है हो जाता है, ठीक है। इनके पास जो है जो 5 टेरिटरी इसके बाद बच जाती हैं वो है पौंडीचेरी, चंद्रनागौर, माहे, करिकाल, यनम। और ये जो टेरिटरी है वो फाइनली मर्ज हो जाती है भारत के साथ, कब, 1954 में, ठीक है। तो ये जो है लीगेसी क्या लेके ये, मतलब कल्चर इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है कहाँ पे, पौंडीचेरी में और चंद्रनगौर में अभी भी फ्रेंच का, ठीक है। उनका कल्चर जो है वो फ्रेंच के कल्चर के सिमिलर है, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज का लेक्चर, ठीक है। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।